नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस में जो भारतीय न्याय संहिता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में एसएससी के सीजीएल में, सीजीएल में, साथ में अभी आने वाले एग्जाम में एसएससी का जीडी का एग्जाम होगा। इन सभी हमको बहुत काम आने वाला है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है डिफेंस लाइन में। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करें एकदम डिटेल में, तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करने वाला भारत का नया आपराधिक कानून है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। किसको प्रतिस्थापित किया है? IPC 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, जिसमें कुल 358 धाराएं हैं। IPC की 511 की तुलना में कई नए अपराध जोड़े गए, जैसे राजद्रोह के बजाय भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना, समुदाय आधारित सजा, कम्युनिटी सर्विस को शामिल किया गया है, और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दिया गया, जिसमें गंभीर सजाएं और बच्चों की परिभाषा को में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। मुख्य विशेषताएं की बात करें तो IPC का प्रतिस्थापन यहाँ IPC की जगह लेता है। धाराओं में कमी, इसमें टोटल 358 धाराएं हैं। IPC में 511 था, जिनमें से 20 नए और 19 को हटा दिया गया है। अपराधों में बदलाव, राजद्रोह हटाया गया, इसकी जगह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए नया अपराध जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवा, इसे सजा के रूप में जोड़ा गया है। अपराधों में वृद्धि और कमी, 33 अपराधों के लिए कारावास और 83 के लिए जुर्माने वृद्धि हुआ है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इन अपराधों को ही एक अध्याय में प्राथमिकता दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के लिए सख्त सजा 20 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का उल्लेख किया गया है। बच्चे की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। सजा के प्रावधान में 23 अपराधों के लिए न्यूनतम अनिवार्य सजा दिया गया है। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी हो चुका है। उदाहरण के तौर पर बात करें, धारा 70(2) में 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। धारा 2(3) और धारा 2(10) में बच्ची और लिंग की परिभाषा का विस्तार का उल्लेख है। संक्षेप में बात करें तो BNS 2023 में भारतीय आपराधिक कानून को आधुनिक, डिजिटल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का एक प्रयास है, जिसमें नई तकनीक और सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और प्रौद्योगिकी संबंधी अपराधों पर ध्यान दिया गया है। अगर बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो इसके जो डिटेल में जान लेते हैं। 1872 के पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लिया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने 1872 की जगह लिया है, जिसका उद्देश्य भारत के साक्ष्य कानूनों को आधुनिक बनाना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, फोन लॉग, कंप्यूटर डेटा को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में शामिल करके उन्हें कागजी दस्तावेजों को समान कानूनी दर्जा दिया गया है। और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, जिसमें न्याय प्रणाली अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी अनुकूल बन सके। मुख्य विशेषता और बदलाव की बात करें तो आधुनिकीकरण, यह अधिनियम डिजिटल युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य को कानूनी मान्यता दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में ईमेल सर्वर, लॉग, लैपटॉप, स्मार्टफोन में संग्रहित जानकारी और वॉइस मेल को दस्तावेज माना जाएगा और उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे 1872 अधिनियम की कमी दूर हुआ है। संरचना में इसमें टोटल 170 धाराएं हैं और एक अनुसूची, जबकि पुराने अधिनियम में 167 धाराएं था। प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है, जबकि पहले इन्हें द्वितीय साक्ष्य माना जाता था, जिससे इनकी स्वीकार्यता और महत्व बढ़ गया है। स्वीकारोक्ति में बात करें, इसमें स्वीकारोक्ति से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, और यह अभियुक्तों के बयानों के संबंध में संयुक्त मुकदमों के लिए स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है। कार्यवाही की बात करें, यह भारत के सभी न्यायालयों में लागू होता है, जिसे सैन्य न्यायालय में भी शामिल है, लेकिन मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। उद्देश्य की बात करें, इसका लक्ष्य साक्ष्य के मूल्यांकन और स्वीकार्यता के लिए अत्यधिक सुसंगत, सरल और कुशल ढांचा प्रदान करना है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और निष्पक्षता है। लागू होने की तिथि जान लीजिए, यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है।
संक्षेप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत के साक्ष्य कानूनों के 21वीं सदी के अनुरूप ढालने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रौद्योगिकी कानूनी प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। अगर बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये BENSS के तहत 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये जो है 1973 का स्थान लिया, जिसका लक्ष्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना या फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। 7 साल से अधिक की सजा के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कार्यवाही की अनुमति देता है। फरार अभियुक्त पर अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों की पहचान व रिकॉर्डिंग पर जोर देता है, जिससे तेज और अधिक कुशल न्याय सुनिश्चित हो सके। मुख्य विशेषता की बात करें तो आधुनिक तकनीक का एकीकरण करना है। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकता है। डिजिटल साक्ष्य में जैसे मोबाइल फोन के उत्पादन की अनुमति हो सके। फोरेंसिक साक्ष्य में 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जाँच अनिवार्य है। अपराध स्थल से फोरेंसिक विशेषज्ञ साक्ष्य एकत्रित करेंगे और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। सुव्यवस्थित प्रक्रिया में बात करें तो घोषित अपराधी पर अनुपस्थिति मुकदमा और फैसला संभव यदि वे भाग गए हों। नमूने, हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान, आवाज़ गैर गिरफ्तार व्यक्तियों से भी लिए जा सकते हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और नंबर वर्दी पर दिखना अनिवार्य है ताकि आसानी से पहचाना जा सके। अपराधों का वर्गीकरण, धारा 107 में आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति की कुर्की के प्रावधान शामिल है। पुराने कानूनों का प्रतिस्थापन किया गया है। यह औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लाया गया है ताकि प्रक्रियात्मक देरी को कम किया जा सके। लागू होने की तिथि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिला और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। कुल मिलाकर BENSS 2023 का उद्देश्य न्याय प्रणाली को तेज, आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित बनाना है, जिससे अपराधों की जांच और सुनवाई अधिक प्रभावी हो सके। अब चलिए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENSS के तहत मामूली अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अवधि कितना हो जाएगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। इसका जो है 60 दिन राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENSS के तहत मामूली अपराधों में जिनमें 10 साल से कम की सजा होता है में डिफॉल्ट जमानत की अवधि 60 दिन है, जबकि गंभीर अपराधों में यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल की प्लस सजा के लिए अवधि 90 दिन का है। यदि पुलिस इस अवधि में आरोप पत्र दाखिल करने के विफल रहता है तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल जाता है, बशर्ते वह जमानत बॉन्ड जमा करे। और ये सभी क्वेश्चन जो SSC का अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है CHSL सीजीएल के पूछे गए प्रश्न हैं। बात कर दूसरा क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सी अदालत समय सीमा समाप्त होने के बाद डिफॉल्ट जमानत दे सकता है? जिला अदालत, मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या ग्राम न्यायालय? इसका राइट है ना मजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENSS के तहत डिफॉल्ट जमानत समय सीमा समाप्त होने पर उसके बाद दिया जा सकता है और यह अधिकार मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होता है। और यह धारा 187(30) के तहत, क्योंकि वह जांच के समय सीमा समाप्त होने के बाद आरोप पत्र दाखिल न होने पर जमानत देने के लिए अधिकृत है। भले ही यह गैर जमानती अपराध हो, लेकिन उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय भी यह शक्ति रखते हैं, खासकर गंभीर मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENSS ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है? सभी IPC धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENSS जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के स्थान पर आपराधिक प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता BENS 2023 कानून के किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करता है? ये जो आपराधिक मूल कानूनों को संशोधित और समेकित करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून की आपराधिक कानून शाखा से संबंधित जो भारत के पुराने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के प्रावधानों को समेकित और संशोधित करता है, जिसका लक्ष्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और सामुदायिक सेवा, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए अपराधों को शामिल करना है, ताकि एक अधिक नागरिक केंद्रित और
कुशल प्रणाली बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर कम स्कोर जैसे 0 के करीब क्या दर्शाता है? ये किसको धरता है? कम भ्रष्टाचार, अधिक भ्रष्टाचार, उच्च पारदर्शिता या बेहतर शासन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। 0 का मतलब कि उस देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार माना जाता है। 100 का मतलब कि वह देश बहुत अच्छे यानी स्वच्छ या कम भ्रष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मजिस्ट्रेट 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध के लिए डिफॉल्ट जमानत लागू होने से पहले अधिकतम कितनी हिरासत अवधि अधिकृत कर सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 60 दिन का हो जाएगा। BNS 2023 के तहत मजिस्ट्रेट 10 साल से कम की सजा वाले अपराधों में डिफॉल्ट जमानत लागू होने से पहले अधिकतम 40 दिन की हिरासत दे सकता था, जिसे शुरुआती 60 दिनों के कुल अवधि के दौरान टुकड़ों में लिया जा सकता है। इसलिए सही विकल्प 60 दिन होगा, क्योंकि यह कुल सीमा और पुलिस 15 दिन की पुलिस हिरासत में 40 से 60 दिन के भीतर ले सकता है और 40 दिन की अवधि पूरी होने पर डिफॉल्ट जमानत मिलता है। भारतीय न्याय संहिता अब संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और आपराधिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आ सकता है? आतंकवादी कृत्य, बड़े पैमाने पर नस्ली दवाओं की तस्करी या एक ही गिरोह द्वारा किए गए चोरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें छोटे संगठित अपराधों के उदाहरण में, तो वाहन चोरी, संगठित रूप से वाहनों की चोरी करना, जेब काटना, संगठित गिरोह द्वारा जेब काटना, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना, प्रश्न पत्रों की अवैध बिक्री, टिकटों की अवैध बिक्री, सार्वजनिक परिवहन या कार्यक्रम के टुकड़ों की कालाबाजारी, अवैध सट्टेबाजी, जुआ, संगठित रूप से जुआ या सट्टेबाजी करना, स्नैचिंग यानी संगठित तरीके से स्नैचिंग करना, साइबर अपराध, छोटे स्तर पर के संगठित साइबर अपराध करना, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता BNS को किसके भाग के रूप में पेश किया गया था? भारतीय न्याय संहिता BNS को भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपनिवेशवाद को मुक्त करने के प्रयास के भाग के रूप में पेश किया गया और यह उत्तर सही हो जाए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के गवाहों को BSA 2023 में औपचारिक रूप से मान्यता दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विशेषज्ञ गवाहों को औपचारिक रूप से मान्यता दिया गया है। यह अधिनियम विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों की गवाही के महत्व को स्वीकार करता है जिनके पास वैज्ञानिक तकनीक के मामलों में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में से प्रगति के साथ जोड़ना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 का मुख्य लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानूनों को आधुनिक बनाना और उसे फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ जोड़ना है और यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका वही कानून महत्व हो जो प्रारंभिक कागजी दस्तावेजों का था। यह 1872 के पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और डिजिटल युग की वास्तविकताओं से निपटने में विफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIR के संबंध में BNS 2023 में पेश किए गए प्रमुख सुधारों में से एक क्या है? इसका राइट आंसर कुछ अपराधों के लिए EFIR की अनुमति है। ये बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर कुछ अपराधों के लिए EFIR की अनुमति दिया गया है। यह प्रावधान नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाए बिना विशेष रूप से संज्ञेय अपराधों में अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पुलिस व्यवस्था तक पहुंच आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BNSS में कौन सा प्रावधान परिरक्षण के दौरान गवाहों की सुरक्षा को मजबूत करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग और कमजोर गवाहों की पहचान छुपाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड आइडेंटिटी कंसीलमेंट और वल्नरेबल विटनेस, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग और कमजोर गवाहों की पहचान छुपाना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान परीक्षण के दौरान कमजोर गवाहों की सुरक्षा को मजबूत करता है, जिससे वे बिना किसी डर के गवाही दे सके। यह न्याय प्रणाली में गवाहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर आधारित है, जिसमें 2023 में अधिनियम तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से बयानों की वीडियो
रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाए। बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। बीएनएस डिजिटल साक्ष्य और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर देता है, जिससे पुलिस द्वारा की गई तलाशी और कुर्की के पूरी प्रक्रिया में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य कार्यवाही में पारदर्शिता और दक्षता लाना है, जिससे अंततः मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जरूरत है, भले हुआ द्वितीयक साक्ष्य हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए एक प्रमाण पत्र यानी प्रमुख जरूरत है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से बनाया और संग्रहित किया गया था, भले ही इसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो। इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कानून ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लिया। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इसका स्थान लिया। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लिया है और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलना और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदालतों के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सुधार शामिल किया गया है। ऑप्शन देखिए, किसी मुकदमे की अनुमति नहीं, आभासी अदालती सुनवाई की शुरुआत, जजों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण या पुलिस रिपोर्ट का उन्मूलन। कौन सा राइट आंसर होगा। भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत अदालतों के लिए किया गया डिजिटल सुधार यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल कोर्ट हियरिंग हो जाएगा, यानी आभासी अदालतों सुनवाई की शुरुआत हो जाएगा। BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून, तकनीकों और डिजिटल प्रावधान शामिल, जिसमें ये प्रमुख जान लीजिए। आभासी सुनवाई, अदालती कार्यवाही और गवाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना, डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज FIR से लेकर चार्जशीट और निर्णय तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्रारूप में बनाए रखना है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल और डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। समन्स और नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, समन्स और नोटिस को डिजिटल माध्यमों से भेजने की अनुमति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन देखिए, भारतीय दंड संहिता, अनुबंध अधिनियम 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य भारत के आपराधिक कानून में सुधार और आधुनिकीकरण है। BNS आपराधिक मूल विधि को समेकित और अद्यतन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अपराध को नियंत्रित करता है और दंड निर्धारित करता है। यह मौजूदा भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को बदलने का प्रयास करता है, जो 160 से अधिक वर्षों से भारत में आपराधिक कानून की आधारशिला रहा है। इसलिए यह कथन सही कि BNS अपराधों और दंडों के लिए नया प्रावधान पेश करता है, जो साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे आधुनिक सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के साथ संरेखित होता है। यह कानूनी भाषा को सरल बनाने और कानूनों में स्पष्टता में सुधार करने का भी प्रयास करता है, जिससे यह नागरिकों और कानूनी चिकित्सकों के लिए अधिक सुलभ हो सके। यह सही उत्तर का समर्थन करता है। साक्ष्य संबंधी नियम नागरिक प्रक्रिया संबंधी मामलों और संविदात्मक दायित्व अलग अलग कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, सिविल प्रक्रिया CPC 1908 और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। क्रमशः इन क्षेत्रों को BNS द्वारा सीधे संबोधित नहीं किया गया, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर भारतीय दंड संहिता हो जाएगा। मैंने 1872 बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नए कानून के तहत 0 FIR शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। 0 FIR का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी यानी FIR दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध की उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 173 के तहत इसे अब कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। दर्ज होने का पुलिस स्टेशन से 0 नंबर देता है और फिर इसे संबोधित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BS 2023 के तहत मौखिक साक्ष्य के निम्नलिखित में से होना चाहिए। दस्तावेज में उल्लिखित तथ्यों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य है, भले ही तथ्य मुख्य संविदा या निपटान से असंबंधित हो। धारा 94 का स्पष्टीकरण 3 स्पष्ट करता है कि किसी दस्तावेज में किसी तथ्य का कथन संविदा, अनुदान या संपत्ति के निपटान से
संबंधित तथ्यों के अलावा उस तथ्य के संबंध में मौखिक साक्ष्य की स्वीकृति को प्रतिबंधित नहीं करता है। इससे लिखित दस्तावेज के प्रमुख दायरे से बाहर के तथ्यों पर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मिलता है, जैसा कि दस्तावेज में शामिल अनुबंध तथ्य दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने के लिए किस प्रमुख कानूनी ढांचे के साथ संरेखित होना चाहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के साथ संरेखित होना चाहता है। यह संरेखन सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य को कानूनी रूप से वैध और स्वीकार्य माना जाए, जिससे आधुनिक डिजिटल युग के अनुरूप न्याय व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रमुख तकनीकी बदलावों में से एक निम्नलिखित में से किस प्रणाली की शुरुआत शामिल है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रमुख तकनीकी बदलावों में से एक EFIR, समन्स एंड वारंट ये सभी शामिल हो जाएगा। यह कोड आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेता है और पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब पुलिस अधिकारी के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किस प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य बनाता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस अधिकारी के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में तुरंत सूचित करना अनिवार्य है, जैसा कि आपके प्रश्न में विकल्प ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BNSS 2023 में द्वितीयक साक्ष्य जैसे फोटोकॉपी या स्कैन किए गए दस्तावेज के बारे में क्या प्रदान करता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 50(1) के तहत पुलिस अधिकारी के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का कारण और जमानत का अधिकार यदि लागू हो के बारे में सूचित करना अनिवार्य है, जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुंच सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर CCTNS पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता FIR तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पोर्टल का उपयोग करता है, जो एक एकीकृत प्रणाली जिसके माध्यम से नागरिक FIR दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और संबंधित विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और पहुंच बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो को रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है? धारा 105 अनिवार्य करता है। बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 तलाशी और जब्ती कार्रवाई को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और पुलिस की मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके, जिसमें जब्त वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिट एंड रन के नए प्रावधान के तहत यदि ड्राइवर घटना की सूचना पुलिस मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो अधिकतम सजा कितना हो सकता है? 10 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है और धारा 106(2) के तहत हिट एंड रन के नए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान का यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से दुर्घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, जिसमें 7 लाख तक का जुर्माना शामिल है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) में बताया गया, जबकि सूचना देने पर 5 साल तक का है। धारा 106 फर्स्ट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शादी का साझा देकर यौन संबंध बनाना BNS की किस धारा के तहत अपराध माना गया है? धारा 69 के तहत माना गया। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 69 के तहत आता है। इस धारा के अनुसार जो भी व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके या रोजगार पदोन्नति का झूठा वादा करके प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से यौन संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की कैद या जुर्माना होने की सजा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतंकवादी कृत्य को पहली बार सामान्य कानून की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 113 में परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवादी कृत्य को पहली बार एक सामान्य कानूनी अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे पहले आतंकवादी कृत्य को मुख्य रूप से विशेष कानूनी या गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत परिभाषित किया गया था, न कि मुख्य आपराधिक संहिता में। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत BNS की धारा 113 में दी गई परिभाषा UAPA धारा 15 के अनुरूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस के अनुसार आपराधिक मामले में बहस पूरी होने के कितने दिनों के भीतर जज को फैसला सुनाना अनिवार्य होता है? 45 दिन के भीतर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 258 फर्स्ट और धारा 392 के अनुसार आपराधिक मामलों में बहस पूरी होने के बाद जज को जल्द से जल्द 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। यदि असाधारण परिस्थितियों के कारण 30 दिन के भीतर फैसला सुनाना संभव नहीं हो पाता है तो लिखित में कारण दर्ज करके इस अवधि को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस में एकांत कारावास की अधिकतम सीमा क्या तय किया गया है? 3 महीने का तय किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 के अनुसार एकांत कारावास की अधिकतम सीमा इस प्रकार तय किया गया, एक बार में अधिकतम अवधि एकांत कारावास की सजा एक बार में 14 दिनों का अधिक नहीं होगा। अंतराल एकांत कारावास की अवधियों में बीच बीच में कम उतनी ही अवधि का अंतराल ब्रेक होना अनिवार्य है जितनी अवधि का कारावास दिया गया है। उदाहरण के लिए 7 दिन के कारावास के बाद कम से कम 7 दिन का अंतराल होना चाहिए। कुल कारावास 3 महीने से अधिक होने पर यदि किसी व्यक्ति को दिया गया कुल कठोर कारावास 3 महीने से अधिक है तो पूरे कारावास के किसी भी एक महीने में एकांत कारावास 7 दिनों से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफआईआर दर्ज कराने के बाद शिकायतकर्ता को कितने दिन के भीतर थाने जाकर उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है? 3 दिन के भीतर जाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। एफआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर थाने जाकर उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा एफआईआर को औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं किया जाएगा और पोर्टल से जानकारी हटाया जा सकता है, जैसा कि बीपीआरएनडी और ओडिशा पुलिस के दिशा निर्देशों में बताया गया। यह हस्ताक्षर शिकायत को एक वैध एफआईआर में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलात्कार यानी रेप के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजना अनिवार्य है? 7 दिन के भीतर भेजना अनिवार्य है। बलात्कार के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी को बिना किसी देरी के भेजना अनिवार्य है और यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है तो जाँच अधिकारी को तुरंत एसडीपीओ या एसपी को लिखित में सूचित करना चाहिए, क्योंकि यह कानून सीआरपीसी 164A और बीएनएस 184 के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है, खासकर जैविक साक्ष्य के नाजुकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 472 के तहत दोषी को दया याचिका राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास कितने दिन के भीतर दायर करना चाहिए? 30 दिन हो जाएगा। जेल अधीक्षक को जानकारी मिलने के बाद। बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 472 का तहत मृत्युदंड पाए दोषी को राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास अपनी दया याचिका अपील खारिज होने की सूचना मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर करना होगा और यह याचिका जेल अधीक्षक द्वारा सूचना दिए जाने के बाद ही शुरू होता है, जहां जेल अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि 60 दिन में याचिका दायर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आरोपी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बाद वकील से मिलने का अधिकार है? हाँ, पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार, लेकिन पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद अपने पसंद के वकील से मिलने और सलाह लेने का पूरा अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 फर्स्ट में और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41D और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 द्वारा गारंटीकृत है, ताकि पूछताछ के दौरान उसके अधिकारों की रक्षा हो सके और उसे कानूनी प्रक्रिया समझने में मदद मिल सके। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि वह बिना दबाव के कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और खुद के खिलाफ कुछ भी न बोल दे, और यह अधिकार गिरफ्तारी के तुरंत बाद लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में बीएनएस में क्या नियम है? सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले यानी रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हो और महिला पुलिस अधिकारी मौजूद न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की किस धारा में मानहानि का प्रावधान है? धारा 356 में है। भारतीय न्याय संहिता और धारा 356 मानहानि का प्रावधान है, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 का स्थान लेता है। इसमें मानहानि का जिक्र किया गया, साथ ही इसके लिए दंड या कारावास या जुर्माना दोनों का उल्लेख है, जब ऑनलाइन मानहानि यानी साइबर मानहानि को भी कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगोड़े अपराधी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? धारा 85 में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान धारा 85 में दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो पुराने कानून सीआरपीसी में यह प्रावधान धारा 83 में था। नए कानून बीएनएस में अब यह धारा 85 के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस के तहत भगोड़े अपराधी जैसे विदेश भाग गया के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 356 में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भगोड़े अपराधी के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान धारा 356 में है। यह धारा अदालत को कुछ शर्तों को पूरा होने पर अभियुक्त की शारीरिक अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्यवाही को जारी रखने और फैसला सुनाने की अनुमति देता है। इन शर्तों में शामिल है कि अभियुक्त को बीएनएस की धारा 84 के तहत घोषित अपराधी किया गया और वह जानबूझकर मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है तथा उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता में लिंग की परिभाषा में किसी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया धारा 2 के 10 के तहत। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2:10 में लिंग की परिभाषा में अब आधिकारिक रूप से ट्रांसजेंडर का व्यक्ति को शामिल किया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में लिंग की परिभाषा केवल पुरुष और महिलाओं तक सीमित है। बीएनएस इस परिभाषा का विस्तार करता है और प्रावधान करता है कि सर्वनाम वह ही और उसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस को पीड़ित यानी विक्टिम को जांच के प्रगति के बारे में कितने दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य है? 90 दिन के भीतर यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या पोस्ट के द्वारा सूचित किया जाना है। पुलिस को पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में 90 दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(3) के तहत एक नया प्रावधान शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैसला यानी जजमेंट सुनाए जाने के कितने दिन के भीतर उसकी कॉपी पीड़ित और आरोपी को निःशुल्क दिया जाना चाहिए? फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद उसकी कॉपी प्रतिलिपि पीड़ित और आरोपी निःशुल्क को दिया जाना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 363 के अनुसार इसका कोई विशिष्ट समय सीमा जैसे कि 4 दिन निर्धारित नहीं है, बल्कि यह प्रावधान है कि न्यायालय को विलंब के बिना यह प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस के तहत संक्षिप्त सुनवाई अब किन मामलों में हो सकता है जिन अपराधों में सजा 3 साल तक की हो? बात करें बीएनएस की धारा 283 के तहत संक्षिप्त सुनवाई अब उन अपराधों के लिए हो सकता है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 साल से अधिक की सजा के हकदार नहीं है, जैसे 20,000 रुपये तक की चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, छिपाना, आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना, जिससे मजिस्ट्रेट मामले के प्रकृति के आधार पर सामान्य सुनवाई पर भी वापस लौट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता में बच्चा शब्द को किस उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किया गया, जो धारा 2(3) में किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 2(3) के अनुसार बच्चा यानी चाइल्ड उस व्यक्ति को माना है जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो। यह परिभाषा आईपीसी के समान है और नाबालिगों को आपराधिक और अन्य शोषण से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपराधों के लिए पीड़ित की आयु सीमा अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराने कानून के बहुचर्चित धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध और धारा 497 व्यभिचार का क्या हुआ? इन्हें भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है। अब ये अपराध नहीं माने जाएंगे जब तक कि जबरदस्ती न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 230 के तहत आरोपी को आरोप तय होने के कितने दिन के भीतर डिस्चार्ज याचिका दायर करना चाहिए? 60 दिन के भीतर करना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 230 के अनुसार आरोपी के आरोप तय होने से पहले ही डिस्चार्ज आवेदन दायर करना होता है। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दस्तावेज की आपूर्ति धारा 230 के तहत होने के 60 दिन के भीतर आरोपी को आरोप मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नए कानून में पागलपन शब्द को हटाकर किस नए शब्द का प्रयोग किया गया है? मानसिक बीमारी के उपयोग किया गया है। नए भारतीय कानून विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता में पागलपन शब्द को हटाकर मानसिक अस्वस्थता शब्द का प्रयोग किया गया है। यह बदलाव दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी की धारा 84 की जगह लिया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस के तहत कोई भी अपराधी कोर्ट किसी भी मामले में अधिकतम कितनी बार स्थगन यानी तारीख दे सकता है? केवल 2 बार दे सकता है, जब तक कि कोई विशेष कारण न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346(2)(b) के तहत कोई भी अपराधी कोर्ट किसी भी मामले में एक पक्ष को अधिकतम 2 बार स्थगन यानी तारीख दे सकता है, बशर्ते परिस्थितियां उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता में
ठगी की परिभाषा को हटा दिया गया। इसे अब किस अपराध के अंतर्गत माना जाएगा? डकैती या लूट के तहत माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से ठगी आईपीसी की धारा 310 की परिभाषा हटा दिया गया है, लेकिन इससे जुड़े अपराध अब संगठित अपराध, धोखाधड़ी और अन्य संबंध धारा जैसे कि बीएनएस की धारा 110 संगठित तुच्छ अपराध, बीएनएस की धारा 309 लूट और बीएनएस की धारा 316 धोखाधड़ी या ठगी के तहत निपटाए जाएंगे, क्योंकि ये सभी कार्य अब व्यापक धाराओं के अंतर्गत आते हैं जो आपराधिक गिरोहों और ठगी के विभिन्न कृत्यों को कवर करता है, जैसे कि लूटपाट या चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 176 का तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस हिरासत में हो जाता है तो उसकी जांच कौन करेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता का तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास किसी लोक सेवक के काम करने से रोकने के लिए करता है तो उसे क्या सजा मिलेगा? 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है, जो धारा 226 के तहत है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। ये एसएससी के एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए सभी प्रश्न ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाले, इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, जो 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा। आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है, SAW, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको 1 साल के पास प्रो या पास प्रो मैक्स पर 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगाइएगा, आपको 12% का तो डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 351 में मिल जाएगा या 300 के आसपास मिलेगा। साथ में आपको पास प्रो लेना है या पास प्रो मैक्स, दोनों पर आपको 1 साल के साथ 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा, इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच बाई करिएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।